आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के 50 महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इन फैक्ट्स के माध्यम से हम पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप पढ़ेंगे और उसको याद करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बात करें क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर तो यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पिछड़ा होने के कारण इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। तो अंध महाद्वीप की संज्ञा किसे दी गई है? तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। यह महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। तो विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है। कर्क रेखा भी गुजरती है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। इनको हम जानेंगे कि ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप के किन किन देशों से गुजरती है। हम पहले इसकी सामान्य जानकारी पढ़ लेते हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, यानी इस महाद्वीप के चारों ओर कौन कौन सी जो बॉडीज़ हैं वो स्थित हैं। जैसे हम इस चित्र में देखते हैं तो मैप में अफ्रीका महाद्वीप के जो उत्तर में है वो है भूमध्य सागर। ये मेडिटेरियन सी है, यानी कि 1 नंबर जो संरचना है वो है इसके उत्तर में जो है भूमध्य सागर, जबकि उत्तर जो पूर्व में है वो है लाल सागर। उत्तर पूर्व में लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है स्वेज नहर, तो वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन हम इसके चारों ओर कौन कौन सी जो प्राकृतिक संरचनाएं हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में लाल सागर और पूर्व में हिंद महासागर, दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर और पश्चिम में अंटार्कटिक महासागर। इधर उत्तर में है नॉर्थ अटलांटिक और इधर साउथ अटलांटिक, तो इस प्रकार से पश्चिम में हो जाएगा अटलांटिक महासागर। तो ये इसके चारों ओर स्थित हैं, तो आप इनको पढ़कर भी याद कर सकते हैं। जैसे अफ्रीका महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति, तो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर है, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर है और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में लाल सागर है। इनको हमने मैप के माध्यम से भी याद कर लिया है, उनको देख लिया है कि कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो आप इनको याद रखना कि अफ्रीका महाद्वीप के चारों ओर क्या क्या इनकी अवस्थिति है। इसके बाद हम चलते हैं आगे कि अफ्रीका महाद्वीप की जो रेखाएं हैं हमने पढ़ी थी कि एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे तीनों रेखाएं गुजरती है। तो सबसे पहली है कर्क रेखा। कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है? तो पश्चिमी सहारा से, मारितानिया से, माली से, अल्जीरिया से, लीबिया से, मिस्र से, नाइजर। तो इस प्रकार से 7 देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से हैं? पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, नाइजर। पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, नाइजर। आप इनको जितनी बार दोहराओगे, एक बार लिख कर देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ऐसा भी हार्ड नहीं है कि आपको याद नहीं होगा, ये याद हो जाएगा। फिर भूमध्य रेखा जो अफ्रीका महाद्वीप के देशों से गुजरती है वो कौन कौन से देश हैं? तो साओ टोमे, गैबन, कांगो गणराज्य, जायरे, युगांडा, केन्या और सोमालिया। तो ये भूमध्य रेखा गुजरती है। वो देश कितने हैं? 7 देश। तो 7 देश वो हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है और 7 ही वो देश हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। तो भूमध्य रेखा को ऐसे भी पूछ सकता है कि विषुवत रेखा किन देशों से गुजरती है, तो ये दूसरा नाम होता है विषुवत रेखा भूमध्य रेखा का। फिर हम बात करें मकर रेखा का कि मकर रेखा किन किन देशों से गुजरती है, तो वो गुजरती है 5 देशों से। किन देशों से? 5। कौन कौन से हैं? तो नामीबिया है, बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है, मोजाम्बिक है और मेडागास्कर है। तो इस प्रकार से कई बार आपको यदि देश की अवस्थिति पता है कि अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देश कहाँ पर हैं, उत्तर में, दक्षिण में, तो अब प्रश्न में ऐसा प्रश्न आता है कि किन किन देशों से गुजरती है, तो अवस्थिति के आधार पर आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि ये जो रेखाएं हैं किस प्रकार से गुजरती है। तो कर्क रेखा उत्तर में गुजरती है इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध से गुजरती है मकर रेखा और भूमध्य रेखा बीच में से गुजरती है। तो इस प्रकार से जो उत्तर के देश होंगे वहाँ से कर्क रेखा गुजरेगी और जो दक्षिण के देश होंगे अफ्रीका महाद्वीप के वहाँ से मकर रेखा गुजरेगी और भूमध्य रेखा जो बीच के देश होंगे वहाँ से गुजरेगी। तो इस प्रकार से तीनों रेखाएं गुजरती है और इनकी अवस्थिति इस प्रकार से होती है। कर्क रेखा सबसे ऊपर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा मध्य में होती है और मकर रेखा सबसे नीचे होती है दक्षिणी गोलार्ध में। तो 7 देश जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, 7 देश जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है और 5 देश जहाँ से मकर रेखा गुजरती है। ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, आपको याद रखना होगा कि कहाँ कहाँ से गुजरती है। इसके बाद हम बात करें अफ्रीका का जो सींग यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये क्या है? तो अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है उनमें जो 4 देश हैं उनमें कौन कौन से देश हैं? सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया। तो सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया ये अफ्रीका हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग हैं।
हम आपको बता दें कि जो हमने मैप देखा था, इसमें ये जो मैप में देख पा रहे हैं, ये जो 4 देश हैं ना, यहाँ पर इनको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका का सींग, यानी कि सींग जैसी आकृति है इनको, इसलिए बोलते हैं अफ्रीका का सींग, यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इनमें कितने देश शामिल हैं? तो इनमें 4 देश शामिल हैं, जिनके नाम हैं सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। इसके बाद बात करें कि अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कैप अलगुहास दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का, यानी कि पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, उसका दक्षिणतम जो बिंदु है वो कौन सा है? तो वो है कैप कैमोरिन, इसको कहते हैं, या कैप अलगुहास, जो कि दक्षिण अफ्रीका देश में पड़ता है। इसके बाद बात करें अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से पर्वत हैं, तो जैसे एटलस पर्वत एक नवीन वलित पर्वत है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट टोबैकल है। सर्वोच्च चोटी का माउंट टोबैकल, जिसकी ऊंचाई है 4167 मीटर, यानी कि 4167 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह किन किन देशों में है? एटलस पर्वत मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, तो 3 देशों में पड़ता है ये, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इन 3 देशों में पड़ता है। और माउंट टोबैकल जो कि मोरक्को में इसकी सबसे ऊँची चोटी है, तो ये एटलस पर्वत है, अफ्रीका महाद्वीप का एक नवीन वलित पर्वत है। इसके बाद बात करें माउंट किलिमंजारो, जिसको माउंट किबो भी कहते हैं, तो माउंट किबो या माउंट किलिमंजारो एक ही है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, यानी किलिमंजारो जो पर्वत है ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसलिए सर्वोच्च चोटी भी इसको निर्धारित किया गया है। और ये किस देश में है? तो ये तंजानिया देश में स्थित है। किस देश में? तंजानिया देश में। और ये क्या है? एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा है? एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है, और इसकी ढाल पर कहवा की खेती की जाती है, यानी कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये ऐसा है इसकी आकृति। इसके जो ढलान है उस पर कहवा यानी कि कॉफ़ी की खेती की जाती है, और ये एक प्रकार का मृत ज्वालामुखी पर्वत है और तंजानिया देश में स्थित है। और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद बात करें ड्रेकन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, यानी कि दक्षिण में। तो ये ड्रेकन्सबर्ग जो पर्वतमाला है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे दक्षिणतम पर्वतमाला है। तो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है ये दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है, और इसकी सर्वोच्च चोटी जो थबाना नेत्याना, क्या है? थबाना नेत्याना इसकी सर्वोच्च चोटी है। और यह जो पर्वत है यह सोने और हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सोने और हीरे के लिए, यानी कि गोल्ड और डायमंड के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? ड्रेकन्सबर्ग पर्वत डायमंड और गोल्ड के लिए फेमस है। फिर आता है माउंट केन्या जो कि केन्या देश में स्थित है। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 5199 मीटर। ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 5199 मीटर, माउंट केन्या। और ये केन्या का राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है, यानी कि केन्या नेशनल पार्क भी है माउंट केन्या में, जो केन्या देश में स्थित है। इससे पहले हमने देखा था कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, ये उसकी हमने पढ़ी थी 4167। तो ये थोड़ा हम इसको देखेंगे आंकड़े को, क्योंकि ये गलत हो सकता है या वो गलत हो सकता है। तो फिलहाल आप इसकी याद रखना कौन सी ऊंची चोटी है। एक बार ऊंचाई इसको याद मत रखना, क्योंकि ऊंचाई आपसे नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आंकड़ा नहीं पूछेगा। हम इसको सही कर देंगे, क्योंकि ये गलत लिखा गया है, क्योंकि वो सबसे ऊंची है तो ये दूसरी ऊंची कैसे हो सकती है, जबकि इसकी ऊंचाई 5000 है, उसकी 4000 थी। तो इसको हम सही कर देंगे, कमेंट में पिन कर देंगे इसकी ऊंचाई क्या है। तो याद रखना आप इसको। माउंट केन्या दूसरी सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका की, और पहली किलिमंजारो है। इसके बाद बात करें माउंट कैमरून की, तो माउंट कैमरून यह अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी एक्टिव वोल्केनो। कौन सा? माउंट कैमरून है, माउंट ड्रैकन्सबर्ग है, माउंट केन्या है, माउंट किलिमंजारो है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। तो ये माउंट कैमरून लोहे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? लोहे के भंडार के लिए। तो लोहे के भंडार के लिए कौन? माउंट कैमरून। हमने कौन कौन से पढ़े हैं? हमने पढ़ा किलिमंजारो पढ़ा है, पहला पढ़ा हमने किलिमंजारो। कौन सा? किलिमंजारो पर्वत। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है माउंट ड्रेकन्सबर्ग पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा है माउंट केन्या के बाद हमने पढ़ा है कैमरून। ये सारे के सारे कौन कौन किस महाद्वीप में हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। किलिमंजारो, ड्रेकन्सबर्ग, केन्या, कैमरून, इनको याद रखना। और सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है, दूसरी है केन्या। फिर है कटंगा पर्वत, तो ये जायरे और जाम्बिया का प्रमुख तांबा, सोना, टिन, लोहा, हीरा उत्पादक क्षेत्र है। तो कटंगा जो पर्वत क्षेत्र है वहाँ से किसका उत्पादन होता है? तांबे का, गोल्ड का, टीन का, लोहा, हीरा, इन सब का उत्पादन होता है। इसी पर्वत से कांगो व कसाई नदी का उद्गम होता है। फिर हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं, तो पठारों की बात करें जैसे जॉस का पठार, ये नाइजर देश में है, जो टीन के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। टीन का प्रतीक होता है SN, आपने साइंस में पढ़ा होगा।
तो जॉस का पठार नाइजर देश में है और टीन के भंडार के लिए फेमस है। नाइजर देश में टीन के भंडार के लिए जॉस का पठार फेमस है। फिर है बाई का पठार। बाई का पठार ये अंगोला में स्थित उच्च भूमि है जहाँ से जाम्बेजी नदी का उद्गम होता है। तो अंगोला में और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? जाम्बेजी नदी। और ये बॉक्साइट खनिज से संपन्न है। तो बॉक्साइट के लिए फेमस कौन सा? बाई का पठार। बै से बाई, बै से बॉक्साइट। तो बाई का पठार बॉक्साइट के लिए और जॉस का पठार टीन के लिए। किसके लिए? टीन के लिए। और नाइजर देश में है। तो जॉस का पठार नाइजर देश में टीन के लिए फेमस है। बाई का पठार अंगोला देश में और बॉक्साइट के लिए फेमस है। फिर इसके बाद आता है अदामावा का पठार। ये नाइजीरिया और कैमरून की सीमा पर स्थित पठार है। आपको बता दें कि नाइजीरिया और नाइजर दो अलग अलग देश हैं, तो इनको ध्यान रखना आप। नाइजीरिया में कौन सा? अदामावा का पठार। कौन सा? अदामावा का पठार, जो कि कैमरून की सीमा पर स्थित है। फिर अबिसिनिया का पठार। ये इथोपिया में स्थित लावा निर्मित पठार है जो कि कॉफ़ी के उत्पादन के लिए फेमस है। तो अबिसिनिया का पठार कहाँ पर है? इथियोपिया। इथियोपिया जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका था ना, उसमें इथियोपिया था, तो उस देश में क्या है? अबिसिनिया का पठार, जो कि कॉफ़ी के लिए फेमस है। तो याद रखना आप इसको। फिर इसके बाद टंगनिका का पठार, जो कि तंजानिया देश में स्थित है, जो टंगनिका झील का पूर्वी भाग है। यानी कि ये टंगनिका झील है और इसके पूर्वी भाग पर कौन सा? टंगनिका का पठार है। इसके पश्चिम में बनी हुई टंगनिका लेक, और ये तंजानिया देश में स्थित है। फिर सोमाली का पठार, ये सोमालिया में है। तो सोमाली नाम से सोमालिया देश में है और ये पेट्रोलियम के लिए फेमस है। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। हमने पढ़ा था बाई का पठार बॉक्साइट के लिए। किस देश में? अंगोला देश में। इसी प्रकार टीन के लिए कौन सा पढ़ा था? सबसे पहला पठार टीन के लिए हमने पढ़ा था, उसका नाम था जॉस का पठार, जो कि नाइजर देश में है। फिर है कटंगा का पठार, जो कि जायरे देश में स्थित है। ये तांबा और यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। इस पठार से कांगो और जायरे नदी का उद्गम होता है। तो कटंगा का पठार जायरे देश में है, यहाँ से कांगो और जायरे नदी का उद्गम होता है। फिर बात करें अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं, तो सहारा का मरुस्थल है। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो उसके जो उत्तरी भाग में है ना, उत्तरी भाग में सहारा का मरुस्थल स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह मरुस्थल क्या है? इर्ग, रेग, हमादा तीनों प्रकार का है। और हमादा सहारा का पथरीला मरुस्थल है। यानी कि ये मरुस्थल के प्रकार होते हैं, रेग, इर्ग, हमादा। तो सहारा में ये तीनों प्रकार मिलते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके बाद आता है साहिल का मरुस्थल। जो साहिल का मरुस्थल है यह अर्धशुष्क पट्टी है और सहारा मरुस्थल के दक्षिण सीमा पर स्थित पवई सेनेगल से सूडान तक विस्तृत है। तो साहिल का मरुस्थल सहारा के दक्षिण में है। फिर है कालाहारी मरुस्थल। ये मरुस्थल बोत्सवाना और नामीबिया देशों में स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप की प्राचीन जनजाति बुशमैन का निवास स्थल है। तो बुशमैन जनजाति कहाँ रहती है? कालाहारी में, जो कि बोत्सवाना और नामीबिया में स्थित है। नामीबिया और बोत्सवाना में स्थित है कालाहारी मरुस्थल, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में देश हैं ये, और यहाँ पर इनकी प्राचीन जनजाति बुशमैन रहती है। और इस मरुस्थल में शुतुरमुर्ग पक्षी पाया जाता है। तो शुतुरमुर्ग पक्षी पाया जाता है कालाहारी में, बुशमैन जनजाति रहती है कालाहारी में, और बोत्सवाना और नामीबिया ये भी कालाहारी में जो स्थित है कालाहारी मरुस्थल। आपको याद होगा कि हाल ही में भारत ने दोबारा जो चीतों को लाने का प्रयास किया है, वो बोत्सवाना से चीते लाए जाएंगे। पहले नामीबिया से लाए गए थे, अब बोत्सवाना, इसलिए ये चर्चा में बने रहते हैं ऐसे देश, तो इनको याद रखना। यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है, यहाँ पर बुशमैन जनजाति रहती है और शुतुरमुर्ग पक्षी पाया जाता है। फिर है नूबियन डेजर्ट। ये मिस्र और सूडान की पूर्वी सीमा पर स्थित मरुस्थल है, जो कि लाल सागर के पश्चिमी तट पर स्थित है। इस प्रकार से ये मिस्र और सूडान की पूर्वी सीमा पर स्थित है नूबियन डेजर्ट। फिर है नामीब का डेजर्ट। यह अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में, ये दक्षिण में आ गया, यानी नूबियन उत्तर में था और नामीब दक्षिण में आ गया। ये खोई और बुशमैन जनजाति के लिए क्या है? निवास स्थल है। इस मरुस्थल के निर्माण में बेंगोली की ठंडी जलधारा का योगदान होता है। तो याद रखना, जितने भी विश्व में मरुस्थल हैं उनके निर्माण के लिए एक जो जिम्मेदार कारक होती है वो होती है ठंडी जलधारा। यानी कि उस तट के एक ओर ठंडी जलधारा बहती है और दूसरी ओर जो तट पर जो होता है भूमि, वहाँ पर क्या होता है? मरुस्थल का निर्माण होता है। ये एक कारक माना जाता है, मरुस्थल के निर्माण का कारण है ठंडी जलधारा। तो याद रखना, बेंगोली की ठंडी जलधारा से किस मरुस्थल का निर्माण होता है? तो नामीब मरुस्थल का, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका देशों में स्थित है। फिर है वेस्टर्न सहारा डेजर्ट। ये लीबिया देश में फैला हुआ मरुस्थल, सहारा मरुस्थल का एक भाग है। तो वेस्टर्न डेजर्ट और साहिल मरुस्थल ये भी जो सहारा के दक्षिण में था। फिर अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, इनको हम देखते हैं नदियाँ कौन कौन सी है। पहले मैप के माध्यम से देख लेते हैं। ये है नील नदी, जो कि विक्टोरिया से निकलती है, लेक विक्टोरिया, और यहाँ से निकलती है नील नदी और ब्लू नील। ये जो वाइट नील लगती है लेक विक्टोरिया से, तो विक्टोरिया से वाइट नील लगती है, यानी कि वाइट नदी
जिसको नील नदी कहते हैं। नील नदी जो निकलती है ये इथोपिया से निकलती है और दोनों मिलती है सूडान में, मिलने के बाद ये भूमध्य सागर में गिरती है। इस प्रकार से नील नदी का प्रवाह होता है। फिर है ये नाइजर में नाइजर नदी, सेनेगल रिवर, ठीक है, वोल्टा रिवर, ये सारी नदियां हैं। फिर ये कांगो नदी है, फिर जाम्बेजी नदी है, लिम्पोपो नदी है, ये सारी नदियां हैं। इनको देखेंगे हम एक एक करके। तो पहली है नील नदी। ये श्वेत नील और ब्लू नील नामक दो शाखाओं के संयुक्त रूप से, यानी कि नील नदी क्या है, तो श्वेत नील और ब्लू नील ये दो धाराएं मिल जाती है, यानी कि दो नदियाँ मिल जाती है। फिर उसके बाद क्या कहलाती है, नील नदी, यानी कि श्वेत नील और ब्लू नील फिर मिलकर क्या कहलाती है, नील नदी। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। मिस्र में इस नदी पर अस्वान बांध और नासिर झील है, यानी कि मिस्र में इस पर क्या है, नील नदी पर अस्वान बांध। अस्वान बांध किस पर, नील नदी पर। कहाँ पर, मिस्र में। तो मिस्र में अस्वान बांध किस पर, नील नदी पर, और नासिर झील भी मिस्र में है जो कि नील नदी पर स्थित है। मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। किसको, मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहते हैं। मिस्र की सभ्यता इसी नदी के किनारे यानी कि विकसित हुई थी, मिस्र की सभ्यता। यह नदी भूमध्य सागर में डेल्टा का निर्माण करती है। मैंने बता दिया भूमध्य सागर में गिरती है और तो वहाँ डेल्टा का निर्माण करेगी। फिर है कांगो या फिर जायरे नदी। इसकी दो सहायक नदियाँ कसाई और उबांगी है। तो जो कांगो या जायरे की सहायक नदियाँ कसाई और उबांगी नदी है, यह नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, यानी भूमध्य रेखा गुजर रही है और इस प्रकार से ये गुजर जाती है। तो ये भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, कांगो या फिर जायरे नदी। इस नदी पर लिविंगस्टोन और स्टेनले जलप्रपात है। कौन कौन से, लिविंगस्टोन और स्टेनले जलप्रपात किस पर है, कांगो या फिर जायरे नदी पर, जो कि भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। विश्व में हीरे के व्यापार का आधा भाग कसाई नदी बेसिन में होता है। तो कौन सी नदी डायमंड के लिए फेमस है, तो जायरे नदी। कांगो या फिर जायरे नदी डायमंड के लिए फेमस है, भूमध्य रेखा को दो बार काटती है और लिविंगस्टोन और स्टेनले जलप्रपात इस पर स्थित है। और इनगा बांध भी इसी नदी पर बना हुआ है। कौन सा बांध, इनगा नदी पर, जबकि नील नदी पर कौन सा, अस्वान बांध है। फिर है लिम्पोपो नदी। यह नदी दक्षिण अफ्रीका व जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका है यह देश और इधर जिम्बाब्वे देश है, तो इसकी सीमा बनाती हुई ये गिरती है और ये मकर रेखा को दो बार काटती है। तो मकर रेखा को दो बार काटती है कौन सी, लिम्पोपो नदी। और जबकि कांगो या फिर जायरे नदी वो भूमध्य रेखा को दो बार काटती है और ये लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है, याद रखना। फिर है नाइजर नदी। यह नदी फुता जलियान सीरा लियोन ये देश का नाम है, वहाँ के फुता जलियान से निकलकर गिनी, माली, नाइजर, नाइजीरिया होकर गिनी की खाड़ी में गिरती है। इस नदी को पाम ऑयल यानी कि ताड़ तेल की नदी कहा जाता है। केंजी बांध इस पर स्थित है। तो नाइजर नदी पर कौन सा, केंजी बांध, और पाम ऑयल नदी इसको बोलते हैं, नाइजर नदी को पाम ऑयल रिवर। फिर है जाम्बेजी नदी। यह नदी कटंगा पठार से निकलकर मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। कटंगा पठार से किस नदी का उद्गम होता है, जाम्बेजी नदी का, और मोजाम्बिक चैनल में गिरती है, यानी कि मोजाम्बिक चैनल जो कि इस प्रकार से मेडागास्कर में है, तो वहाँ पर मोजाम्बिक चैनल है, वहाँ पर गिरती है। इस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध, कौन स पर, जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध, जबकि अस्वान बांध किस पर है, नील नदी पर। तो आपको याद रखना कौन सा बांध किस पर है और कौन सी नदी किस रेखा को दो बार काटती है, ये आपको याद रखना, पक्का याद रखना, आपको यहाँ से प्रश्न आता है हर बार। और ऑरेंज नदी की बात करें तो ऑरेंज नदी, क्योंकि ऑरेंज संतरा नहीं है, यह नदी का नाम है और यह नदी ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है, यानी कि पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप के, और ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। किसकी, दक्षिण अफ्रीका की। जबकि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह नील नदी। और अफ्रीका महाद्वीप की नदी पूछ ले सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो भी नील नदी है। जबकि अब दक्षिण अफ्रीका देश की, ये दक्षिण अफ्रीका देश है, उसकी सबसे लंबी नदी है ऑरेंज नदी, और दक्षिण अफ्रीका व नामीबिया देशों के मध्य बहती है, उनकी सीमा के मध्य। और इस नदी पर अगुरेगीज बांध, कौन सा, अगुरेगीज बांध बना हुआ है, किस पर, ऑरेंज नदी पर अगुरेगीज बांध, जबकि करीबा बांध किस पर, जाम्बेजी नदी पर। फिर है कसाई नदी। यह नदी जायरे व कांगो देशों की सीमा बनाती है और जायरे की प्रमुख सहायक नदी है। तो ये कांगो जायरे की सहायक नदी है, कसाई और हमने पढ़ी थी उबांगी नदी, तो वो नदी है ये। फिर अब अफ्रीका देश की प्रमुख झीलों की बात करें, कौन कौन सी झीलें हैं, तो आप देख पा रहे हैं, लेक टंगनिका है, लेक विक्टोरिया है जहाँ से वाइट नील नदी निकलती है। फिर इस प्रकार से लेक एडवर्ड है, लेक कीवू है, ये सारी, लेक मीरू है, लेक टंगनिका है। तो लेक टंगनिका सबसे लंबी झील है ये, इस प्रकार से लेक टंगनिका है, लेक विक्टोरिया है, लेक तुर्काना है, ये सॉरी तुर्काना है, लेक रुडोल्फ बोलते हैं इसको, रुडोल्फ या तुर्काना झील इसी का ही नाम है। लेक अल्बर्ट है, लेक एडवर्ड है, एल्बर्ट की, ये सारी झीलों के नाम हैं। इनको हम देख लेते हैं मेन सी कौन कौन सी है। तो विक्टोरिया झील, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील
जहाँ से नील नदी यानी कि श्वेत नील नदी का उद्गम होता है। ये युगांडा, केन्या और तंजानिया देशों में स्थित है। कौन कौन से देशों में स्थित है? युगांडा, केन्या, तंजानिया में स्थित है विक्टोरिया झील, जहाँ से नील नदी का उद्गम होता है। दूसरी है टंगनिका झील। ये बेकौल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। बेकौल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, जो कि कहाँ पर है आपको बतानी है। बेकौल झील कमेंट के माध्यम से हमें बताइए किस देश में है। और दूसरी है सबसे गहरी झील विश्व की, वो टंगनिका लेक, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। ये कहाँ पर है? तो तंजानिया, जायरे, बुरुंडी और जाम्बिया इन देशों की सीमा में आती है। और ये एक भ्रंश दरार वाली झील है, याद रखना, भ्रंश झील है टंगनिका झील। फिर न्यास या मलावी झील, यह अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी झील है। तीसरी सबसे बड़ी झील, पहली विक्टोरिया, दूसरी टंगनिका, और अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? मलावी या फिर न्यासा झील। ये तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी देश में स्थित है। फिर वोल्टा झील, जो कि घाना में है, मीठे पानी की मानव निर्मित झील है। घाना झील मानव निर्मित और वोल्टा झील इसका नाम है। फिर चाड झील, ये चाड देश में है, नाइजर और कैमरून देश में स्थित है। चाड, नाइजर, कैमरून इन देशों की सीमा पर स्थित है, यानी कि इन देशों की सीमा में ये आती है। फिर नासिर झील, ये मिस्र में नील नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है, यानी कि कृत्रिम झील है नासिर झील, जिस प्रकार से वोल्टा झील जो कि घाना में मानव निर्मित बनाई गई है। फिर है असाल झील, ये जिबूती देश में स्थित झील, अफ्रीका का सबसे निम्नतम बिंदु है। तो असाल झील सबसे निम्नतम बिंदु, ठीक है। सबसे गहरी झील बेकौल झील के बाद हमने पढ़ी थी, कौन सी झील थी? वो थी टंगनिका झील। फिर अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हम पढ़ लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से हैं। तो अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? नाइजीरिया। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया। और सर्वाधिक नगरीकृत देश, जहाँ पर सर्वाधिक शहर बसे हैं, तो वो लीबिया है। अफ्रीका में युगांडा, केन्या, तंजानिया को विंग गेम कंट्री अर्थात शिकारियों का देश कहते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप के कौन से देश शिकारियों के देश कहलाए जाते हैं? तो युगांडा, केन्या, तंजानिया ये शिकारियों के देश हैं। मिस्र को एशिया व यूरोप महाद्वीप का जंक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुएज़ नहर स्थित है, जो कि एशिया और भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से, और फिर कनेक्ट हो जाता है हमारा जो भारत का एशिया वाला भाग यूरोप से। तो यूरोप महाद्वीप का जंक्शन इसलिए बोलते हैं इसको यूरोप महाद्वीप का जंक्शन, एशिया यूरोप का जंक्शन किसको? मिस्र को। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप सोमाली प्रायद्वीप है, जो सोमालिया प्रायद्वीप जो है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये सोमाली प्रायद्वीप का ही भाग है, इसी को बोलते हैं सोमाली प्रायद्वीप। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको वैसे कहते हैं, फेमस यानी कि प्रसिद्ध है हॉर्न ऑफ अफ्रीका नाम से, वैसे सोमाली प्रायद्वीप है, भूगोल में इसको बोलते हैं। अफ्रीका का सर्वाधिक बॉक्साइट गिनी देश में उत्पादित होता है। बॉक्साइट 22 का 18 मैंने पढ़ा था, बॉक्साइट के लिए फेमस है। अफ्रीका में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश कौन सा? आइवरी कोस्ट। तो याद रखना, आइवरी कोस्ट सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है, आइवरी कोस्ट। फिर इसके बाद बात करें अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना और शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्ड बोलते हैं, यानी कि जो उष्ण घास के मैदान उनको बोलते हैं सवाना। सवाना तो कैसे हैं? उष्ण घास के मैदान, और शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड हैं, यानी कि ये ठंडी जलवायु वाले हैं वेल्ड, और गर्म जलवायु वाले सवाना हैं। उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में किम्बरले खान और क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। तो कौन कौन सी अफ्रीका में हीरे की खान है? किम्बरले खान और ओरापा खान, किसके लिए फेमस है? हीरे के लिए। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी, तो स्वर्ण के लिए कौन सी है? जोहान्सबर्ग नगरी। और यहाँ पर किम्बरले को हीरों की नगरी कहा जाता है। वहीं किम्बरले खान पढ़ लिया हमने। तो किम्बरले और ओरापा हीरे के लिए, डायमंड के लिए फेमस है, जबकि जोहान्सबर्ग स्वर्ण नगरी के लिए, गोल्ड के लिए फेमस है। भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ने वाली सुएज़ नहर है। सुएज़ नहर को ब्रिटिश साम्राज्य की स्नायु नाड़ी कहा जाता है। तो ये पढ़ चुके हैं हम कि भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ती है। इसका निर्माण एक फ्रांसीसी इंजीनियर था, फर्नाडी लाप्लास, उसने करवाया था सुएज़ नहर का निर्माण। तो ये थे अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण फैक्ट्स, जिसको हमने एक ही वीडियो में पढ़ा है। आशा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।